चलिए बच्चों, आज देखते हैं टॉपिक 3.9 इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इसके लिए पहले एक कंडक्टर सोचते हैं। जैसे कि ये एक कंडक्टर है और सपोज कि इसके दोनों एंड पे जो पोटेंशियल है वो है यहाँ पे, जैसे कि VA और यहाँ पे है VB। ऑलराइट, और VA इज ग्रेटर देन VB है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ VA इज ग्रेटर देन VB, राइट। तो इस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा इसमें वो हो जाएगा VA माइनस VB। दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर। ये कंडक्टर के दो एंड मैंने ऐसे दिखा दिए। अब क्योंकि इसमें VA ग्रेटर देन VB है तो आप समझ सकते हो कि इसमें जो करंट जा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे करंट जा रहा होगा इसमें। ये है सपोज के करंट I, ठीक है, इस तरह से करंट I। ऑब्वियसली करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से करंट I को दिखाया है। मैं अंदर भी दिखा देता हूं, ऐसे करंट I। अब समझिए, ये जो कंडक्टर के दो पॉइंट्स हैं, हमने ये जो पॉइंट्स दिखाए A और B करके, सपोज कि A पॉइंट से B पॉइंट तक डेल्टा Q जितना चार्ज डेल्टा T टाइम इंटरवल में जाता है, राइट। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप लिख सकते हो कि भाई I इजकल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, राइट। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि चार्ज डेल्टा Q इजकल टू I डेल्टा T, राइट। ये डेल्टा Q का इक्वेशन हो गया। तो ये जो डेल्टा Q है ये क्या है समझ लीजिए, A से लेके B तक डेल्टा T टाइम इंटरवल में जाने वाला चार्ज, या फिर ऐसे कहें कि डेल्टा T टाइम इंटरवल में VA पोटेंशियल से VB पोटेंशियल तक जाने वाला चार्ज। अब A पॉइंट से B पॉइंट तक जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, या फिर ऐसे कहूं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगा डेल्टा U इजकल टू, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आपको याद होगा, Q डेल्टा V, राइट। डेल्टा U इजकल टू Q डेल्टा V। अब इसमें Q यानी कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है वो, यानी कि हमारा डेल्टा Q, और डेल्टा V यानी क्या होता है हमेशा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब समझिए आप, ये चार्ज ऐसे जा रहा है तो फाइनल पोटेंशियल VB होगा, इनिशियल पोटेंशियल VA होगा, राइट। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे VB माइनस VA। ओके, सो नाउ आई कैन पुट, देखिए ये डेल्टा Q यानी क्या है, I डेल्टा T, राइट। और ये VB माइनस VA ये हो जाता है माइनस V। समझिए आप, हमने यहाँ पे आगे लिखा है VA माइनस VB वॉज V, ये पोटेंशियल डिफरेंस था। इसमें हायर पोटेंशियल VA था और लोअर पोटेंशियल VB था, इसलिए हमने VA माइनस VB लिखा था। यहाँ पे है VB माइनस VA, तो मुझे लेना पड़ेगा माइनस V। सो फाइनली इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, इट विल बी माइनस VI डेल्टा T, ठीक है, माइनस VI डेल्टा T। अब देख रहे हो कि ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, होनी चाहिए भाई। एक पॉजिटिव चार्ज आप हायर पोटेंशियल पे रखते हो तो वो लोअर पोटेंशियल पे खुद जाएगा ना, आपको थोड़ी वर्क करना है उसमें, वो तो खुद ही जाएगा। तो यानी कि ये वर्क नेगेटिव होगा, तो यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। हमेशा जब भी आप अगेंस्ट वर्क करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ पे आप अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आप उसकी फेवर में ही वर्क कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये हो रही है डिक्रीज, दैट इज ट्रू। नाउ सपोज द चार्ज इज मूविंग विदाउट एनी कॉलिजन थ्रू आउट द कंडक्टर, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा एज्यूम करो कि चार्ज इसमें जो पास हो रहा है वो किसी कॉलिजन के बिना पास हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि टोटल एनर्जी, यानी कि इसमें टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। मीन्स आप कह सकते हो कैपिटल E इजकल टू
कांस्टेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो। और अगर डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज गोइंग टू बी जीरो, राइट। अब इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें इसमें से डेल्टा के यानी कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेना है, वो मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पार्टीशन कर लेता हूँ पहले। चलिए अब देखिए, अब मैं इसमें से डेल्टा के को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई डेल्टा टी, और वो भी पॉजिटिव, माइनस माइनस दोनों के कैंसिल हो गए। तो ये दिखा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव मिल रही है, यानी कि इसमें चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब ऑब्वियसली बढ़नी चाहिए, जब पॉजिटिव चार्ज डेल्टा क्यू पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की ओर, या फिर ऐसे कहें कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। तो ये दिखा रहा है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि इस इक्वेशन के मुताबिक जब चार्ज कंडक्टर में से पास होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, पहले एंड से दूसरे एंड तक जाने में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, यानी कि उसमें एक्सेलेरेटेड मोशन होनी चाहिए, राइट। लेकिन फैक्ट ये है कि एक्सेलेरेटेड मोशन तो होती नहीं है। याद कीजिए आप, कंडक्टर में चार्ज की मोशन एज ए होल देखा जाए, चार्ज की मोशन कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। हमने उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी भी ले ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम क्या कहते हैं कि भाई कंडक्टर में से जब चार्ज पास होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पास होता है, तब उसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी होती है और वो कांस्टेंट है। यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन तो आती ही नहीं कहीं पे। तो फिर सवाल ये है कि इतनी काइनेटिक एनर्जी गई कहां। ये इक्वेशन तो बता रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दरअसल बढ़ तो रही नहीं है। तो इसके लिए वापस एक बात सोचते हैं हम। देखिए, हमने ये इक्वेशन डिराइव किया तब हमने क्या सोचा कि भाई चार्ज जब मूव हो रहा है तब वो कोलाइड नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन फैक्ट तो ये है कि चार्ज जब मूव होता है तब वो आयंस के साथ, चार्ज यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वो जब मूव होता है तब वो आयंस के साथ कोलाइड होता रहता है। तो कोलाइड होते होते वो आगे जा रहा है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि हर एक कॉलिजन में वो थोड़ी सी एनर्जी डिसिपेट कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी आयंस को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी आयन को दे देता है, इस वजह से क्या होता है कि आयन की जो थर्मल वाइब्रेशन है वो थर्मल वाइब्रेशन और भी बढ़ जाते हैं, राइट। इस वजह से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो कंडक्टर है वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब अब ये होता है कि उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इस काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस जितनी होगी। ये बात समराइज करके मैं फिर से समझा देता हूं, ध्यान से समझ लो। देखिए, जब कंडक्टर में से चार्ज पास होता है तो ये इक्वेशन बता रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, राइट, यानी कि उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती तो नहीं है, वो कोई एक्सेलरेटेड मोशन करता तो नहीं है। एज ए होल हमने देखा कि कंडक्टर में जो चार्ज पास हो रहा है उसकी एक कांस्टेंट स्पीड होती है और वो होती है ड्रिफ्ट स्पीड जितनी, राइट। तो यानी कि कंडक्टर में एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जब चार्ज पास होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पास होता है, तो वो एज ए होल देखा जाए तो ड्रिफ्ट स्पीड जितनी स्पीड से जाता है, जो कि कांस्टेंट है, वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो नहीं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ही रही। तो फिर सवाल ये है कि इतनी एनर्जी गई कहां। तो आंसर ये है कि ये जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में, यानी कि कंडक्टर को हीटअप करने में इतनी एनर्जी यूज हो जाती है। अच्छा, कंडक्टर हीटअप क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने ले लिया कि हमने यहाँ पे जो एजम्पशन लिया था वो ऐसे लिया था कि भाई कंडक्टर में जब चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन पास होता है तो कहीं पे कोलाइड नहीं होता है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि कोलाइड होना ही है उसको, बिना कोलिजन के इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से पास हो ही नहीं सकता। तो जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड होता है आयन के साथ तो वो अपनी एनर्जी आयन को दे देता है। तो आयन की जो थर्मल वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है, इससे हीट प्रोड्यूस होती है।
तो पूरा का पूरा कंडक्टर हीटअप होता है, गर्म होता है। सही है। तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मिस इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहूंगा, ये जो है डेल्टा के, वो पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही हमारी हीट एनर्जी है। तो अब ये पूरी बात मैं पहले लिख लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आ गई सारी बातें। नंबर 1, दिस सजेस्ट increase in kinetic energy, but in practice kinetic energy of charge carrier remains constant. That is, the drift velocity remains constant. That's why the kinetic energy remains constant. Thus, this much energy, that means delta K energy, is dissipated as heat in the conductor in time interval delta T. So now we can write the heat produced. So the heat that will be produced, let us name it like W, then W will be equal to delta K obviously, and delta K will be equal to what? V I delta T. So mind well, this W is the heat produced and that is equal to V I delta T. Now from this we can write the equation of power. Thus power P can be written as what? See, power is ratio of energy and time. So here the heat energy is W and the time is delta T, right? So we get this as Vi. Obviously delta T will be cancelled out. So I can write P is equal to Vi. चलिए, तो पावर का इक्वेशन आपको मिल गया यहाँ पे Vi. मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को रिपीट करना चाहूंगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ दैट पावर P इज इक्वल टू Vi, राइट। ये पावर का पहला इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना है। ये पावर P इज इक्वल टू Vi। अब इसमें हम चेंज करते हैं। देखिए, आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो मैं पावर का एक और इक्वेशन ऐसे लिख पाऊंगा, P इज इक्वल टू V की जगह पे मैं लिख रहा हूं IR और अगेन I। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, राइट। ये बन गया पावर का दूसरा इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। एक और चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए आप इस इक्वेशन को देखिए, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये वापस ओम्स लॉ ही और कुछ नहीं है। तो ये V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय R। तो एक और इक्वेशन बन रहा है पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। एक R कैंसिल हो गया इसलिए V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हो गया एक तीसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देखिए, पावर के लिए ये तीन इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये तीनों इक्वेशन। P इज इक्वल टू Vi, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R और P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। मैं आपको बता दूं कि कब कौन सा इक्वेशन यूज करना है। देखिए, जैसे कि अगर आपको दिया है कि भाई ये जो रजिस्टर है उसके पैरेलल V जितना पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें से करंट जा रहा है I, तो पावर कितना? तो ये इक्वेशन ले लो, P इज इक्वल टू Vi। अगर आपको दिया है कि ये जो रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, उसमें से करंट I जा रहा है, तो आप ले लो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और अगर आपको दिया है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसका रेजिस्टेंस R है, तो आप ले लो V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, जो दिया है उसके मुताबिक आपको इक्वेशन पावर का यूज करना पड़ेगा। इस पावर को दरअसल पावर लॉस या फिर ओहमिक लॉस भी कहते हैं। समझिए, ये जो पावर है वो कौन सा पावर है? ये पावर हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है, रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में इतना लॉस हो रहा है। सो दिस इज नॉन एज पावर लॉस और से ओहमिक लॉस इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R,
and which is carrying a current I which is having a potential difference of V। देखिए इसको ओहमिक लॉस भी कहा है क्योंकि ये दरअसल ओम्स लॉ से ही बना हुआ इक्वेशन आप देखिए, राइट। तो यहाँ पे हमने V इजकल टू आई आर लिया, फिर यहाँ पे मैंने I की जगह पे V अपॉन आर लिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओहम का इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। तो ये रेजिस्टेंस में जिसमें ओहम का लॉ फॉलो होता है उसमें डिसिपेट होने वाली हीट है, उसमें होने वाला पावर लॉस है, इसलिए इसको कहा जाता है ओहमिक लॉस, राइट। एक बात याद रखना, ऐसी कोई भी डिवाइस या कंपोनेंट जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो करती है उसमें हमेशा ओहमिक लॉस होता है। तो ये ओहमिक लॉस यानी कि दरअसल पावर लॉस है। यही सेम ओहमिक लॉस या कहें कि पावर लॉस ये बल्ब में फिलामेंट में भी प्रोड्यूस होता है। बल्ब में जो एक कॉइल जैसा होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, उसमें रेजिस्टेंस की वजह से इतना ही ओहमिक लॉस मीन्स के आई स्क्वायर आर जितना ओहमिक लॉस या ऐसे कहें कि पावर लॉस प्रोड्यूस होता है, और उसी से हीट और रेडिएशन जनरेट होते हैं। अब जानते हो कि बल्ब गर्म भी होता है और साथ ही उसमें से लाइट भी जनरेट होती है। तो बल्ब के केस में ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी वी आई डेल्टा टी, उतनी एनर्जी डिसिपेट होती है, लेकिन हीट और रेडिएशन दोनों के फॉर्म में होती है, सिर्फ हीट नहीं होती उसमें। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि ये जो पावर हम कह रहे हैं वो पावर आता कहां से, मीन्स के ये पावर का सोर्स क्या है। इसके लिए अब हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी सेल में या किसी भी सोर्स में, इलेक्ट्रिकल सोर्स में क्या होता है। हम इसको एक सेल के एग्जांपल से समझेंगे। देखिए ये फिगर देखिए, यहां पे ये एक सेल दिखाया हुआ है और इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। मैं जरा इसको दिखा दूं, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये है इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है। ये एक सर्किट यहाँ पे बनाई हुई है जिसमें एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है और बाकी कंडक्टर है। सो पॉजिटिव में से रेजिस्टेंस में से वापस नेगेटिव में, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है इसमें। यहाँ पे मैं करंट ऐसे दिखा देता हूं, तो ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो अब इसमें जो सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सेल में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, राइट। मैं इसको जरा दिखा देता हूं, देखिए इस तरह से इस रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होगी, ये इसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। अब इस हीट का सोर्स दरअसल क्या है, सेल में होने वाली केमिकल एनर्जी, यानी कि जो केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन होता है हीट में। इट इज ए केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू हीट। इस सेल में ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें केमिकल प्रोसेस होती है और उस वजह से इसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि करंट के फॉर्म में पास होती है और रेजिस्टेंस में से पास होते वक्त उसमें हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। सो इट्स ए अगेन आई एम सेइंग कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू हीट। चलिए अब एक और चीज समझते हैं पावर ट्रांसमिशन को लेके। देखिए जहां भी जनरेटर है वहां से पावर को ट्रांसमिट करके बहुत दूर तक पहुंचाना होता है। जैसे कि आपके घर में जो बिजली आ रही है वो किसी दूर के पावर स्टेशन में जो जनरेटर लगा हुआ है वहां से आ रही है। तो इसको आपके घर तक लाने के लिए बीच में बहुत लंबा केबल यूज होता है ऑब्वियसली, और वो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स लंबा होता है, छोटा मोटा नहीं, बहुत ही लंबा केबल होता है। अब आप चाहे कोई भी केबल ले लो तो उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा ही, और अगर रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली उसमें P इजकल टू आई स्क्वायर आर इक्वेशन के मुताबिक पावर लॉस होगा ही, ओहमिक लॉस उसमें होगा ही। तो ऐसे तो क्या होगा कि जो एनर्जी आपको यूज करनी है वो आप पावर स्टेशन से
अपने तक पहुंचाते हो उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, बीच में जो केबल से, इसको ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, उस ट्रांसमिशन लाइन में ही ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है। मींस कि बहुत बड़ा पावर लॉस तो उसी ट्रांसमिशन लाइन में हो जाता है, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन लॉस, राइट। तो इसके लिए ये एक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव होता है। कैसे, मैं समझाता हूं। देखिए, अगर ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली पावर ज्यादा होगा, लेकिन अगर करंट ज्यादा है तो पावर बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि करंट का यहां पे स्क्वायर है। अब बात समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस डबल करो तो पावर सिर्फ डबल होगा, लेकिन अगर आप उसमें से पास होने वाला करंट डबल करो तो पावर 4 गुना हो जाएगा। और इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि आप ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस कम करो तो पावर कम होगा, यानी कि जो ओहमिक लॉस है, पावर लॉस है, वो कम होगा। लेकिन अगर आप करंट कम करो तो पावर बहुत ही कम होगा, राइट। इसीलिए करंट को कम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें पावर लॉस कम चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस होता है वो हमें कम चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए ये मैं समझाता हूं आपको। चलिए यहां पे इसको बात करते हैं डिटेल में। देखिए, सपोज कि ये है पावर सोर्स, ठीक है, ये सोर्स है, जो भी हो, जनरेटर है, जो कुछ भी है, और वहां से ये है उसके दो केबल्स, या फिर कहें कि ट्रांसमिशन लाइन, और ये है वो जगह जहां पे आप इसका यूज करते हो, जहां भी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप यूज करते हो, उसका कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही, राइट। सपोज कि आप जहां पे इसको यूज करते हो उसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। मीन्स ये वो होम या फैक्ट्री जो कुछ भी है जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हो वो, और ये है ट्रांसमिशन लाइन, ये है ट्रांसमिशन लाइन या फिर कहें ट्रांसमिशन केबल, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है आरसी। देखिए, केबल है तो इसका भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही। और ये है सोर्स, सोर्स यानी कि जहां से भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है वो, यानी कि एक तरह से कहें तो कोई भी पावर स्टेशन, राइट। तो यह है पावर स्टेशन या पावर सोर्स, यह है केबल या फिर इसको कहते हैं ट्रांसमिशन केबल्स, और यह है होम या फैक्ट्री जो कुछ भी जहां पे आप ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो। तो आपके होम का या फैक्ट्री का भी कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस होगा जो कि है आर, और ये केबल जो है इसका रेजिस्टेंस है सपोज के आरसी। अब अब इस पूरी सर्किट में मानिए कि जो करंट पास हो रहा है वो आई जितना करंट पास हो रहा है, ऐसे आई करंट पास हो रहा है। और यहां पे यानी कि आपके घर पे या फैक्ट्री पे जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको वो है वी। ये मैं दिखा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस, वो है सपोज के वी। तो ऐसे में यहां पे जो पावर आपको चाहिए, घर पे जो पावर चाहिए, वो पावर कितना हो जाएगा, पावर एट होम और फैक्ट्री वॉट एवर इट इज, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P इजकल टू वी आई। और पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन केबल, टीसी लिख रहा हूं, ट्रांसमिशन केबल, that will be, let us say PC, then PC will be equal to I square RC, राइट, क्योंकि RC ये केबल का रेजिस्टेंस है, ठीक है।
अब इसमें जो आई है उसकी जगह पे मैं लिख देता हूं, देखिए ये जो पहला इक्वेशन मिला है उसमें से हमें आई क्या मिल जाएगा, आई विल बी इक्वल टू पी अपॉन वी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एंड आर सी, राइट। अब आप समझिए, आपको ये पीसी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। पीसी यानी कि क्या, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें लॉस होने वाला पावर, राइट। पावर लॉस या कहें कि ओहमिक लॉस, ऑब्वियसली वो हमें कम चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस होता है तो आप समझिए कि सोर्स को, ये जो पावर स्टेशन है इसको कितना पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक तो जो ट्रांसमिशन लाइन में लॉस होता है वो, और जो आपको घर पे या फैक्ट्री में चाहिए वो, उन दोनों का एडिशन जितना पावर इस पावर स्टेशन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और उसमें से भी ये पीसी तो वेस्ट ही है ना, वो तो पावर लॉस है, तो वो तो किसी काम का नहीं है। तो ऑब्वियसली पीसी हमें मिनिमम चाहिए। अब ये लास्ट इक्वेशन देखिए, देखिए इसमें से आप पी तो नहीं बदल सकते, पी यानी कि जो पावर आपको घर पे या फैक्ट्री पे चाहिए वो तो जितना चाहिए उतना चाहिए। फिर आप आरसी बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते। आरसी यानी कि ये जो ट्रांसमिशन केबल है उसका रेजिस्टेंस, आप सोचिए 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर लंबे केबल्स होते हैं। तो इतने लंबे केबल का रेजिस्टेंस आप कम कर करके कैसे करोगे कम। रेजिस्टेंस तो कुछ तो रहेगा ही, इसलिए रेजिस्टेंस आप कम कर सकते हो लेकिन बहुत कम नहीं कर सकते। बट यहां पे देखिए ये V जो है ये आप बढ़ा सकते हो। अगर ये V आपने बढ़ा दिया तो पीसी कम हो जाएगा, ठीक है। V कैसे बढ़ा सकते हो, V आप यहां से बढ़ा दो, सोर्स में से बढ़ा दो। समझिए यहां पे ये सोर्स में से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा ना, तभी तो आपको V मिल रहा है। ये बात समझ रहे हो। अगर यहां पे आपको V जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है तो यहां भी वो V जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा ना सोर्स में से, पावर स्टेशन में से। तो अगर आप पावर स्टेशन में से जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हो वो अगर आप बढ़ा दो तो पीसी कम हो जाएगा। और यही इंपॉर्टेंट बात है हियर, पीसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, राइट। यानी कि अगर V बढ़ता है तो पीसी कम हो जाएगा। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइंस में हमेशा वोल्टेज बढ़ा के भेजा जाता है। समझिए, आपने सुना होगा कि 11 केवी लाइन या फिर 256 केवी लाइन, इसका मतलब समझते हो। ये जो ट्रांसमिशन केबल है या फिर ट्रांसमिशन लाइन है उसमें 256 केवी यानी कि 256 किलो वोल्ट यानी कि 2,56,000 वोल्ट उसमें से भेजे जाते हैं। यानी कि V को बहुत बढ़ा दिया जाता है, 2,56,000 वोल्ट इतना बढ़ा दिया जाता है। अब उसका यहां पे स्क्वायर होगा तो आप सोचिए कि एक तो ये डिनोमिनेटर में है और 2.56 लाख है और उसका भी स्क्वायर हो रहा है तो पीसी बहुत ही कम हो जाता है। तो इस वजह से इतने हाई वोल्टेज की वजह से जो पावर ट्रांसमिशन में जो लॉस हो जाता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए पावर स्टेशन में आपको बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ट्रांसमिशन केबल में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते वक्त हमेशा वोल्टेज ज़्यादा रखा जाता है और उस वजह से जो ट्रांसमिशन केबल है उसका पावर बहुत ही कम हो जाता है, उसका पावर लॉस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। वैसे यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताई है और वो ये है कि आपके घर में या फैक्ट्री में जब ये वोल्टेज आते हैं तो वो बहुत ही हाई वोल्टेज होते हैं। इसको HT कहते हैं, हाई टेंशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हाई वोल्टेज है उसको कहते हैं HT, ये HT। आपने इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं, जो खंभे होते हैं, उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ देखा होगा HT, हाई टेंशन। हाई टेंशन यानी कि बहुत ही हाई वोल्टेज, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो अब ये इतने हाई वोल्टेज आपके घर पे सीधे तो नहीं दे सकते हम, इसलिए यहाँ पे दरअसल पहले एक ट्रांसफार्मर आता है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो ट्रांसफार्मर ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और फिर आपके घर में
ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। वैसे ट्रांसफार्मर अभी पढ़ना आपको बाकी है, लेकिन जस्ट याद रखिए कि ये सीधे हाई वोल्टेज आपके घर में डायरेक्टली नहीं दिए जाते। वो सोसाइटी के बाहर एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि इस वोल्टेज को पहले कम कर देता है और फिर आपके घर में सिर्फ 230 वोल्ट आते हैं। मैंने आपको कहा था कि एचटी कितने होते हैं, 2.56 लाख वोल्ट होते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि आपके घर में तो सिर्फ 230 वोल्ट ही दिए जाते हैं। तो इन शॉर्ट ये पावर लॉस के इक्वेशन पे से हम पावर लॉस को कम भी कर सकते हैं और अगर जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे पावर लॉस को हम बढ़ा भी सकते हैं। पावर लॉस के यूजेस भी हैं। देखिए, एक तो बल्ब में यूज़ देखा आपने, अगर इसमें पावर लॉस नहीं हो रहा होता, मीन्स कि अगर ओहमिक लॉस नहीं हो रहा होता तो बल्ब कभी काम ही नहीं करता, कभी हमें लाइट देता ही नहीं। फिर आप इलेक्ट्रिक आयन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक प्रेस देख लीजिए आप, तो इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या है, उसमें एक रेजिस्टेंस होता है, उसमें से करंट पास होता है, तो उसमें से ये ओहमिक लॉस प्रोड्यूस होता है, यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हीट हमारे लिए फायदा कर रही है, मीन्स कि उसका एक यूज हो रहा है। इसी तरह से जो वाटर हीटर होता है उसमें भी एक रेजिस्टेंस ही होता है और उसमें से भी आई स्क्वायर आर टी इक्वेशन के मुताबिक, आई स्क्वायर आर इक्वेशन के मुताबिक पावर लॉस होता है या फिर कहूँ कि ओहमिक लॉस होता है। और यहाँ पे ये ओहमिक लॉस हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसा ही पावर लॉस का यानी कि ओहमिक लॉस का एक बहुत ही अच्छा यूज है, वो है फ्यूज में। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो फ्यूज से पास होके आती है। अब फ्यूज में क्या होता है कि इसमें एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई भी वायर रखा जाता है, राइट, जैसे कि लेड का वायर हो गया या टिन का वायर हो गया। तो ये जो वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो अब जब उसमें से बहुत ही हाई करंट पास होता है, माना कि आपके घर में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गई, तो पूरी वायरिंग में बहुत ही हाई करंट पास होना शुरू हो जाएगा और यही हाई करंट इस फ्यूज में से भी पास होगा। तो क्या होगा कि सभी के सभी वायर गर्म होंगे। आई स्क्वायर आर इक्वेशन के मुताबिक सभी में पावर लॉस होगा तो सभी वायर गर्म होंगे, लेकिन क्योंकि इस फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो है इसलिए ये फ्यूज जल्दी से गर्म होके पिघल जाएगा। जैसे ही वो पिघलता है तो क्या होगा, कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूट गया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अब घर में जाना बंद हो गई। तो इस तरह से आगे डैमेज होना, आगे कुछ जल जाना या ऐसा कुछ भी बिगड़ना रुक सकता है। तो फ्यूज में ये ओहमिक लॉस ही है जो कि इसको एक्टिवेट करता है, यानी कि जो कि इसको मेल्ट कर देता है। तो इस तरह से हम ओहमिक लॉस का यूज भी कर सकते हैं, उसके फायदे भी ले सकते हैं। आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।